हेलो एस्पायरेंट्स, 17 जुलाई की न्यूज आइटम्स देख लेते हैं। द हिंदू न्यूज़पेपर से ये 13 न्यूज आइटम्स पिकअप की गई है, इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। पहली न्यूज आइटम है गवर्नमेंट पैनल टू स्टडी काउ डेरिवेटिव्स। तो गवर्नमेंट ने एक 19 मेंबर पैनल बनाया है। इसके चेयरमैन जो है वो है साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन, और इस पैनल का ऑब्जेक्टिव है कि ये पंचगव्य के बेनिफिट्स को साइंटिफिकली वैलिडेट करे, प्रूव करे और एंडोर्स करे। तो ये पंचगव्य होता है काउडंग, पंच मतलब 5 गव्य, तो काउडंग, काउ यूरिन, मिल्क, कर्ड और घी। तो ये पांचों का, ये 5 चीजें जो काव से डिराइव की जाती है, इनका हेल्थ के लिए और एग्रीकल्चर के लिए, न्यूट्रिशन के लिए काफी फायदेमंद होता है ये। तो इसका नॉलेज, ट्रेडिशनल नॉलेज है, इसको साइंटिफिकली वैलिडेट करने के लिए ये 19 मेंबर पैनल बनाया गया है। इसमें इवन विज्ञान भारती जो आरएसएस एफिलिएटेड ऑर्गेनाइजेशन है, इसके 3 मेंबर्स भी यहाँ पे है। तो ये इसको प्रोजेक्ट को नाम दिया गया स्वरो, साइंटिफिक वैलिडेशन एंड रिसर्च ऑन पंचगव्य। तो ये है, ये पंचगव्य बताया गया। फिर अगला न्यूज आइटम है 17 अमरनाथ पिलग्रिम्स डाई आफ्टर बस फॉल्स इनटू गॉर्ज। तो ये जो एक्सीडेंट हुआ यहाँ पे, जो अमरनाथ यात्रा के लिए जो पिलग्रिम्स जा रहे थे, तो वहां पे इनकी बस जो एक शार्प कर्व पे वो टर्न लेते हुए कंट्रोल छूट गया और ये पूरा खाई में गिरी है, जिसके अंदर 17 पिलग्रिम्स की डेथ हो गई है, 27 और इंजर्ड है। तो ये अमरनाथ यात्रा के बारे में हमने पहले भी देखा है, 17th डे चल रहा है अमरनाथ यात्रा का। तो ये अमरनाथ यात्रा होती है अमरनाथ केव्स पे, जहाँ पे शिवलिंग है आइस का, जिसको रिवर किया जाता है, पूजा की जाती है जिसकी। फिर अगला न्यूज आइटम है फ्लड सिचुएशन ग्रिम इन साउथ ओडिशा, आर्मी एयरफोर्स हेल्प सॉर्ट। तो हमने देखा है कि फ्लड सिचुएशन हो रही है काफी सारे रीजन्स में, हमने असम फ्लड सिचुएशन देखा है, अब ओडिशा से भी वही न्यूज आ रही है कि ये रायगढ़ और कालाहांडी 2 डिस्ट्रिक्ट है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ विलेजेस कट ऑफ हो गए हैं क्योंकि फ्लड वाटर्स यहाँ पे पूरा भर गया है फ्लड से। तो इसीलिए बारिश जो बिना रुके हो रही है, उस वजह से यहाँ पे काफी फ्लडिंग हो गई है। एयरफोर्स के 4 हेलीकॉप्टर्स को भी डिप्लॉय किया गया है, तो यहाँ पे वो फूड पैकेट्स दे रहे लोगों को, ड्रॉप कर रहे हैं, एयर ड्रॉप कर रहे हैं, प्लस इवन जो अटके हुए हैं उनको रेस्क्यू कर रहे हैं लोगों को। तो ये स्टेप्स लिए जा रहे हैं। इवन नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी यहाँ पे लाया गया है। तो ये नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स जो है, ये डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के अंदर प्रोविजंस किए गए हैं। जो 2005 का एक्ट है, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, तो उसके अंदर अथॉरिटीज बनाई गई है, जैसे कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और इवन डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर खुद है, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट में चीफ मिनिस्टर होते हैं, और फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव काउंसिल और स्टेट एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स भी है एग्जीक्यूटिव इम्प्लीमेंटेशन के लिए। एनडीआरएफ नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स भी एस्टेब्लिश किया गया है, वो है। फिर फंडिंग के लिए भी नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फंड स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल है, इवन नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड, और फिर स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी ये मिटिगेशन फंड है। तो डिजास्टर रिस्पांस का मतलब है डिजास्टर होने के बाद हम स्टेप्स लेते हैं रिस्पांस, और मिटिगेशन मतलब कि डिजास्टर ना हो, अवॉइड करने के लिए, उसके जो कॉन्सिक्वेंसेस है उसको मिनिमाइज करने के लिए जो स्टेप्स लिए जाते हैं। तो ये दोनों फंड्स यहाँ पे एस्टेब्लिश किए गए अंडर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। और नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट भी एस्टेब्लिश किया गया उसके ऊपर स्टडी करने के लिए और रिसर्च के लिए। तो ये है एनडीएमए, जिनके मैंने कहा प्राइम मिनिस्टर चेयरमैन है यहाँ पे। तो वही है, पॉलिसीज, प्लान्स, गाइडलाइंस जो है फाइनली इनके थ्रू अप्रूव होते हैं। और ये फ्लड प्रोन एरियाज है इंडिया में। तो जैसे हम देखते हैं, जो नॉर्दर्न प्लेन्स है, यहाँ पे ये फ्लड प्रोन रीजन्स बताए गए हैं। असम, ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ पे फ्लड प्रोन एरिया है, और ये कोस्टल रीजन्स जो है यहाँ पे जहाँ रिवर्स ड्रेन होती है, ये सारे रीजन्स फ्लड प्रोन रीजन्स हैं। फिर ये है नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बारे में। इसके 12 बैटालियंस है प्रेजेंटली, तो ये डिप्लॉय किए जाते हैं फ्रॉम वेरियस फोर्सेस। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, इवन सीआईएसएफ, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, इसके बैटालियंस यहाँ पे डिप्लॉय किए गए फॉर नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स। और इवन अभी जो ये 10 बताए गए और जो 2 नए बनाए गए हैं वो है फ्रॉम सशस्त्र सीमा बल। तो अभी टोटल 12 नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स के बैटालियंस है। फिर अगला न्यूज आइटम है लिकर बैन इन बिहार हिट्स टीबी डायग्नोसिस।
तो हमको पता है लिकर बैन किया गया है बिहार में 2016 में, काफी न्यूज में था ये। तो अल्कोहल तो बैन हो गया है, लेकिन अल्कोहल जरूरत होती है फॉर टीबी डायग्नोसिस भी। तो ट्यूबरक्लोसिस डायग्नोसिस करने के लिए जो स्मीयर माइक्रोस्कोपी की जाती है, तो उसके अंदर अल्कोहल लगता है। तो वो एब्सोल्यूट अल्कोहल का यहाँ पे स्कैसिटी हो रही है। इवन क्लीनिंग मेंटेनेंस के लिए भी अल्कोहल जरूरत होता है, सरफेस डिसइंफेक्शन के लिए फॉर दीज टेस्ट। तो वो रिक्वायरमेंट जो है वो हेल्थ मिनिस्ट्री को ये फॉरवर्ड की गई है, और यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री ने अब इसके बारे में स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट को लिखा है कि प्रोविजंस किए जाए, कि स्पेशल एग्जाम्पशन दिया जाए कि ये जो रिक्वायरमेंट है अल्कोहल स्पिरिट की वो यहाँ पे की जाए, ताकि डायग्नोस्टिक सर्विसेज को दिक्कत ना हो टीबी के लिए। तो ये है, और ये सारे स्टेट्स जो है जहाँ पे अल्कोहल बैंड है, गुजरात में बैंड है, प्रोहिबिशन कहते हैं इसको, बैन ऑफ अल्कोहल को प्रोहिबिशन। तो प्रोहिबिशन एनफोर्स किया गया है गुजरात में फ्रॉम 1948। इवन नागालैंड, मणिपुर और केरला, इवन लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी में प्रोहिबिशन इंप्लीमेंटेड है, अल्कोहल बैंड है। फिर अगला न्यूज आइटम है ग्लूम एट श्री वेंकटेश्वरा जू एज थर्ड एनिमल डाइज। तो ये है श्री वेंकटेश्वरा जूलॉजिकल पार्क आंध्र प्रदेश में। तो यहाँ पे ये काफी फेमस है क्योंकि ये कैप्टिव ब्रीडिंग प्रोग्राम यहाँ पे किया जाता है। तो इवन ये व्हाइट टाइगर कैप्टिव ब्रीडिंग किया गया था। तो एक कब, छोटा सा बच्चा था, 9 मंथ ओल्ड व्हाइट टाइगर कब, तो उसमें जेनेटिक कंडीशन उनकी ऐसी थी कि वो किडनी फेलियर हो गया और इस व्हाइट टाइगर कब की डेथ हो गई। तो ये, और एक उससे पहले एक जिराफ सुबू, इसकी डेथ हो गई शॉक की वजह से। और इवन लायनेस जो थी चंपा, इसकी भी डेथ हो गई बिकॉज ऑफ ओल्ड एज। तो ये रेस्क्यूड लायनेस थी। तो इवन यहाँ पे एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स है जोलॉजिकल पार्क में। तो ये कैप्टिव ब्रीडिंग एनिमल रेस्क्यू सेंटर्स यहाँ पे फंक्शन करते हैं। तो यहाँ पे एक हफ्ते के अंदर 3 डेथ्स जो हो गई, तो ये न्यूज में है। और हमको ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि जोलॉजिकल पार्क्स और जो सेंचुरीज वगैरह है वो कहाँ लोकेटेड है वो पता होना चाहिए। तो ये है, तो ये आंध्र प्रदेश में जो प्रोमिनेंट है वो बताए गए हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज नेशनल पार्क। ये श्री वेंकटेश्वर है यहाँ पे, ये पुलिकट लेक है आंध्र प्रदेश का, ये कोरिंगा जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये फेमस है। और ये अनडिवाइडेड आंध्र प्रदेश है, डिवाइडेड आंध्र प्रदेश यहाँ बताया गया। तो यहाँ पे ये कोरिंगा यहाँ पे है, पुलिकट लेक, और ये तेलंगाना यहाँ लोकेटेड है। तो ये प्रोमिनेंट वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है। फिर अगला न्यूज आइटम है गार्डियन यूएवी डील विथ यूएस स्टिल अ वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये गार्डियन मैरीटाइम सर्वेलेंस यूएवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। तो ये मैरीटाइम जो है सर्वे करने के लिए, देखने के लिए, जो फ्रॉम एयर सर्वे कर सकते रीजन का, तो उसके लिए सर्वेलेंस व्हीकल्स होते हैं, अनमैन्ड होते हैं। यहाँ पे कोई आदमी उसको ड्राइव नहीं करता, इट इज अनमैन्ड, तो रिमोटली कंट्रोल होती है। तो ये गार्डियन मैरीटाइम सर्वेलेंस का हमको इंडिया को सेल करने के लिए यूएसए ने अप्रूव किया है कि 22 ये सेल की जा सकती है। लेकिन इंडिया ने अभी होल्ड पे रखा है। उन्होंने कहा है हम इवैल्यूएट करेंगे, कंसिडर करेंगे, हमारे क्या ऑप्शंस है, फिर डिसाइड करेंगे। तो ये है, तो ये यूएस ने भी प्रोवाइड किया है हमको ये डिफेंस इक्विपमेंट, वो इम्पोर्टेंट है। ये एनालिस्ट कहते हैं यहाँ पे, क्योंकि यूएसए भी ऐसे हाई एंड डिफेंस इक्विपमेंट्स सबके साथ ये डील्स नहीं करते, वो सिर्फ क्लोज डिफेंस पार्टनर्स एलिस के साथ ही वो ये डील्स करते हैं। तो ये हमको भी, इंडिया को भी यूएस ने मेजर डिफेंस पार्टनर स्टेटस दिया है रिसेंटली। तो ये यूएस कांग्रेस, मतलब यूएस के लेजिस्लेचर ने हमको ये डेजिग्नेट किया है कि इंडिया इज इट्स मेजर डिफेंस पार्टनर। तो इस कंटेक्स्ट में ये स्टेप भी लिया गया कि सर्वेलेंस, मैरीटाइम सर्वेलेंस यूएवी भी हमको वो प्रोवाइड करने के लिए, सेल करने के लिए रेडी है। लेकिन ऑलरेडी नेवी अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स यूज करती है, और वो इजरायली है, इजरायली मेल मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस यूएवीज हम यूज करते हैं। और इवन हमको हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस व्हीकल्स चाहिए, यूएवीज चाहिए, तो वो हम अक्वायर करना चाहते हैं। पर इजराइल प्रेफर्ड भी होगा क्योंकि ऑलरेडी हमको ऑपरेटिंग है, तो उसका हमको आइडिया है, तो वो बेटर कन्वीनियंट होगा। तो अभी गवर्नमेंट इसके ऊपर डिसीजन लेगी कि वो किसके साथ आगे जाती है, कौन से बाय करती है। तो ये यूएवीज भी दिखाए गए हैं। तो ये ऑल्टीट्यूड के डिपेंडिंग जो हायर रिक्वायरमेंट्स है। तो ये स्मॉल के लिए हमने इवन नेत्र इंडिजिनियसली डेवलप्ड यूएवी भी है। फिर ये लो ऑल्टीट्यूड लो एंड्योरेंस के लिए यूएवीज, प्लस फिर मेल जो हमने देखा अभी मीडियम ऑल्टीट्यूड, फिर हाई ऑल्टीट्यूड एंड इवन हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस लो ऑब्जर्वेबल यूएवीज भी होती है। फिर अगला न्यूज आइटम है रिलीज ऑफ जीएम मस्टर्ड फेसेस अनदर हर्डल। तो ये जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड जो है, इसके ऊपर नास
नेशनल एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस, तो ये 625 मेंबर बॉडी है जिसमें एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इंडिया के मेंबर्स है। तो इसके प्रेसिडेंट ने प्राइम मिनिस्टर के एक लेटर लिखा एंडोर्सिंग अप्रूविंग DMH-11 कि DMH-11 को हम अप्रूव करते हैं, हम इसको सपोर्ट करते हैं। DMH-11 है जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड, GM मस्टर्ड। तो ये GM मस्टर्ड डेवलप किया गया है बाय मिस्टर दीपक पेंटर, हु इज एन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। तो ये खुद भी नास के मेंबर है, नास फेलो है। और ये जो जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड है ये सॉइल बैक्टीरियम जीन्स को यूज करके बनाया गया है। तो ये अगर अप्रूव किया गया तो ये फर्स्ट ट्रांसजेनिक एडिबल क्रॉप होगा। एडिबल मतलब जो खा सकते हैं। तो एक ही ट्रांसजेनिक मतलब जेनेटिकली मॉडिफाइड जो है क्रॉप हमने इंडिया में अलाउ किया है वो है बीटी कॉटन। तो बीटी कॉटन के अलावा हमने कोई और GM क्रॉप नहीं अलाउ किया। और बीटी कॉटन एडिबल नहीं है, खाने के लिए नहीं है, लेकिन ये जो है GM मस्टर्ड ये एडिबल होगा। तो इसीलिए यहाँ ज्यादा कंसर्न्स दिखाए जा रहे हैं। ऑलरेडी GAC जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रेजल कमेटी अंडर द एनवायरमेंट मिनिस्ट्री इन्होंने DMH-11 को क्लियर कर दिया है, अलाउ कर दिया है कि ये उसको थम्स अप दिया है, लेकिन फाइनल अप्रूवल है एनवायरमेंट मिनिस्टर का जो पेंडिंग है। तो एनवायरमेंट मिनिस्टर ने भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में भी ये केस चल रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद ही यहाँ डिसीजन वो लेंगे। लेकिन अभी जो न्यूज है वो ये है कि मिस्टर PC केसवन जो अगेन एग्रीकल्चर साइंटिस्ट है, ये भी नास के मेंबर है, उन्होंने और एक लेटर लिखा है प्राइम मिनिस्टर को ये कहते हुए कि DMH-11 को एंडोर्स नहीं करना चाहिए, हम उसके अगेंस्ट है। और उन्होंने कहा है कि इवन GAC ने जो ये अप्रूवल दिया है इसमें भी कंसर्न्स है क्योंकि यहाँ कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। तो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट इसलिए क्योंकि इवन जो DMH-11 है वो गवर्नमेंट सपोर्टेड प्रोजेक्ट है, तो और GAC गवर्नमेंट बॉडी है, तो वो कंसर्न्स रेज किए गए। तो DMH-11 जो है ये हाइब्रिड मस्टर्ड है। हाइब्रिड मस्टर्ड जो डेवलप किया गया है बाय इंडियन ट्रेडिशनल वैरायटी मस्टर्ड किया ये वरुण और एक ईस्ट यूरोपियन वैरायटी का हाइब्रिड है जिससे ये GM मस्टर्ड DMH-11 बनाया गया है। तो ऑलरेडी हम वो कह रहे हैं कि बीटी कॉटन जो हमने इंट्रोड्यूस किया है उसके अंदर ऑलरेडी हमारे सामने कंसर्न्स आ रहे हैं। 2006 से हम देख रहे हैं कि इसका यील्ड भी डिक्लाइन कर रहा है, मतलब हमको इतना प्रोडक्टिविटी नहीं मिल रही है इसमें से। 2006 से इंसेक्ट रेजिस्टेंस के भी केसेस आ रहे हैं कि ये रेजिस्टेंस अभी कम हो रहा है। तो वही है, ये कंसर्न सब जो सामने आ रहे हैं उस वजह से भी यहाँ पे कॉस्ट बीटी कॉटन की वजह से भी काफी इंक्रीज हो रहा है प्रोडक्शन कॉस्ट। तो ये सारे कंसर्न्स उन्होंने हाईलाइट किए अपने लेटर में। तो ये है GM मस्टर्ड के बारे में डिटेल्स। तो वही है, काफी प्रोस कॉन्स इसके सामने लाए जा रहे हैं। यील्ड इंक्रीज होगा ये पॉइंट रखा जाता था, लेकिन अब ये भी पता चलता है कि ट्रेडिशनल वैरायटीज से भी हमारी यील्ड काफी अच्छी है, तो इससे ज्यादा डिफरेंस नहीं होता यील्ड में। तो वही है, तो अब देखेंगे इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी वर्डिक्ट अवेटेड है। फिर अगला न्यूज आइटम है प्ली इन सुप्रीम कोर्ट सीक्स कर्व्स ऑन क्रिप्टो करेंसीज। तो ये क्रिप्टो करेंसीज जिसको हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जो वर्चुअल करेंसीज होती है, जो मोस्ट प्रोमिनेंट जो है, जो फर्स्ट इंट्रोड्यूस की गई थी बिटकॉइन। तो ये क्रिप्टो करेंसीज जो है इनकी ये डीरेगुलेटेड होती है, इसके ऊपर कोई गवर्नमेंट रेगुलेशन नहीं होता, डिसेंट्रलाइज्ड होती है और ये पीयर टू पीयर फंक्शनिंग के हिसाब से वो चलती है, तो उसको कंट्रोल किया जाता है। तो ये इस पे मेजर एडवांटेज ये होता है यूजर्स के लिए कि कंप्लीट एनोनिमिटी देती है, किन के बीच में ट्रांजैक्शन हो रहा है वो पता नहीं चलता है। इवन जैसे हमने देखा था जो रैंसमवेयर थे उनके लिए भी डिमांड्स जो किए जा रही थी रैंसम्स की, वो बिटकॉइंस के टर्म में की जा रही थी। तो इसीलिए वो है क्रिप्टो करेंसीज। तो ये इसके ऊपर RBI ने टाइम टू टाइम हमको वार्निंग्स दी है कि आप अगर क्रिप्टो करेंसीज यूज कर रहे हैं तो इसमें कंसर्न्स है वो आपको पता होने चाहिए। तो ऐसी वार्निंग्स दी गई है। और इवन गवर्नमेंट डिस्कस कर रहे, गवर्नमेंट के सामने एक इशू पेंडिंग है कि उनको डिसीजन लेना है कि क्या बिटकॉइंस को लीगलाइज करना चाहिए या इलीगल डिक्लेयर करना चाहिए। तो इंडिया में ना वो लीगल है ना इलीगल है अभी क्रिप्टो करेंसीज। तो लीगलाइज करने के भी प्रोज कॉन्स है और इवन इलीगलाइज करने के। तो इसीलिए यहाँ पे वही है, एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस वे किए जा रहे हैं, उनको नापा जा रहा है कि कैसे हम डिसीजन ले इसके ऊपर। तो गवर्नमेंट डिसीजन पेंडिंग है और अब सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन फाइल किया गया है अगेंस्ट क्रिप्टो करेंसीज, वो PIL पिटीशन है ये। तो इसके रहते हुए RBI को सुप्रीम कोर्ट क्वेश्चन कर रही है कि जो इश्यूज रेज किए गए उसके लिए जो स्टेप्स लेने चाहिए कि सेल और परचेज रिस्ट्रेन करना चाहिए, तो उसके लिए वो RBI स्टेप्स ले। तो ये न्यूज है। तो वही है, पिटीशन कह रहे हैं कि ये
अनोनिमसली ट्रेड किए जाते हैं, तो इसके अंदर कंसर्न्स है कि ये किसी भी चीज के लिए यूज किए जा सकते हैं, इलीगल एक्टिविटी, एंटी नेशनल एक्टिविटीज के लिए भी यूज किए जा सकते हैं, टेरर फंडिंग, आर्म्स और ड्रग्स के ट्रेड के लिए भी यूज किए जा सकते हैं। और इवन इस ये जो है ये पैरेलल करेंसी की तरह फंक्शन करता है, इसके ऊपर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं है, तो इन्फ्लेशन के कंसर्न्स भी हो सकते हैं इससे। तो ये ऑफकोर्स फार फेच्ड है प्रेजेंटली, टाइम लगेगा, लेकिन ये भी कंसर्न्स हो सकते हैं बाद में। तो इसके नेगेटिव इम्पैक्ट हो गए इंडियन करेंसी पे भी। गवर्नमेंट फिस्कल डिसिप्लिन नहीं ला पाएगी बिकॉज ऑफ क्रिप्टो करेंसी, क्योंकि वो उनके कंट्रोल में नहीं होगा। तो ये है। इवन वो कहते हैं कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किए जाते हैं, तो इसके ऊपर कोई बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है। तो ये भी क्लेम किया जा रहा है कि वो ये इंटीग्रिटी और सोवरेनिटी ऑफ इंडिया के लिए भी डेंजर है। तो ये है। तो ये क्रिप्टो करेंसीज दिखाया गया है, डिजिटल मनी जो क्रिएट किया जाता है, तो गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। और जो प्रोमिनेंट क्रिप्टो करेंसीज है वो यही है, बिटकॉइन जो मोस्ट प्रोमिनेंट है, उसके अलावा इवन एथेरियम, रिपल, ये प्रोमिनेंट क्रिप्टो करेंसीज अब सामने आ रहे हैं इन द मार्केट। फिर अगला न्यूज आइटम है आरबीआई टू प्रेस फॉर ₹8 लाख करोड़ एनपीए रेजोल्यूशन। तो ये आरबीआई ने जो स्टेप्स लिए अभी रिसेंटली उसके बारे में है। तो ये एसोचैम रिपोर्ट है जिसके अंदर ये मेंशन किया गया है। तो गवर्नमेंट ने एक्चुअली आरबीआई को पावर्स दिए, तो ये ऑर्डिनेंस लाया गया था। बैंकिंग एक्ट जो है आरबीआई एक्ट, उसको बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट को अमेंड किया गया थ्रू एन ऑर्डिनेंस, और आरबीआई को पावर्स दिए गए ताकि वो ये बैड लोन्स या नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का जो इशू है उसको रिजॉल्व कर सके। तो इससे एक्सपेक्टेड है कि 8 लाख करोड़ वर्थ एनपीएस जो है वो उनको रिजोल्यूशन किया जाएगा, उनको सॉल्व किया जाएगा बाय मार्च 2019। तो ये एक्सपेक्टेशन है। इवन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड है 2016 का, तो ये एक्चुअली एक लॉ है जो पार्लियामेंट ने इसको पास किया है, लोकसभा राज्यसभा ने। तो इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 इसको भी इम्प्लीमेंट किया गया है, तो उसके अंदर भी स्टेप्स लिए जा रहे हैं। तो ये एनपीएस जो है नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये बैंक्स के पास जो लोन्स उन्होंने दिए हैं जिनके ऊपर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है, कैपिटल अमाउंट पेमेंट नहीं हो रहा है, प्रिंसिपल अमाउंट का, वो इश्यूज है। तो ये एनपीएस का जो कंसर्न है सबसे ज्यादा पब्लिक सेक्टर बैंक्स में। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के ऊपर एनपीएस का काफी ज्यादा बर्डन है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स। और एग्जांपल दिया जा रहा है कि जो 27 पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, अगर उनका कलेक्टिवली प्रॉफिट देखे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखे, तो वो 1.5 लाख करोड़ था 2016-17 फाइनेंशियल ईयर के लिए। लेकिन क्योंकि बैड लोन्स है तो उसके लिए उनको प्रोविजन करना पड़ता है, पैसा सेट असाइड करना पड़ता है, क्योंकि वो बैड लोन्स कहाँ से देती है बैंक्स, जो डिपॉजिट्स आते हैं उनसे। तो अगर वो लोन्स रीपे नहीं किए जाएंगे तो बैंक्स के ऊपर जो डिमांड किए जाएंगे तो वो कहाँ से पे करेगी। तो अगर लोन्स नहीं पे किए जा रहे तो उनको सेट असाइड करना पड़ता है, प्रोविजनिंग करना पड़ता है उन लोन्स के लिए। तो जो प्रोविजनिंग करना पड़ता है उस वजह से उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट और बाकी जो अरेंजमेंट्स करने पड़ते हैं उससे उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट 1.5 लाख करोड़ से सिर्फ 574 करोड़ हो जाती है। तो इतना ज्यादा नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स के बर्डन है बैंक्स पे। तो इस वजह से वो और भी फ्रेश कॉर्पोरेट लेंडिंग भी नहीं कर रही और कंपनीज को लेंडिंग भी वो नहीं कर पा रही है, क्योंकि ऑलरेडी बैड लोन्स का इतना बर्डन है। तो ये कंसर्न्स है। और ये बैड लोन्स जो है वो बैंक्स बताती भी नहीं है, क्योंकि दैट रिफ्लेक्ट्स बैड ऑन देम। तो बैड लोन्स के लिए को सामने लाने के लिए आरबीआई ने ये एसेट क्वालिटी रिव्यू एक्सरसाइज किया था, तो उसके बारे में भी मेंशन किया गया यहाँ पे वही। तो एसेट क्वालिटी रिव्यू में उन्होंने ये जो एसेट्स है, तो एसेट्स मतलब क्योंकि बैंक्स कहाँ से कमाती है, थ्रू लोन्स। लोन्स वो देती है तो उनके ऊपर इंटरेस्ट जो मिलता है वो उनकी कमाई है, तो ये उनके एसेट्स है। लोन्स है वो बैंक्स के एसेट्स है। तो एसेट की क्वालिटी क्या है, क्या वो नॉन परफॉर्मिंग एसेट है या क्या है, तो वो एसेट क्वालिटी रिव्यू किया जाता है। तो ये एसेट क्वालिटी रिव्यू एक्सरसाइज आरबीआई ने की सारे बैंक्स के अकाउंट्स पे, तो उनमें सब जो एनपीएस थे वो सामने आए। तो ये मार्च 2017 में एक्सरसाइज 16 मंथ एक्सरसाइज थी जो फाइनली कंप्लीट हुई। तो ये एसेट क्वालिटी रिव्यू के बाद फिर नेक्स्ट स्टेप यही है कि अब बीमारी सामने आ गई, तो अब इसके लिए हमको स्ट्रॉन्ग मेडिसिन चाहिए, डीप सर्जरी करके हमने ये तो निकाल लिया, बीमारी बाहर निकाल ली। तो वही रिपोर्ट ये स्टेटमेंट्स यूज करिए कि अब ये सिस्टम को हील करने की, ठीक करने की जरूरत है। तो उसके लिए स्ट्रॉन्ग बिटर मेडिसिन, कड़वी दवाई की जरूरत है। तो वो कड़वी दवाई भी वो कह रहे हैं ये ऑर्डिनेंस जो है जिससे आरबीआई को पावर्स दिए गए वो है। तो इवन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर भी जो प्रोविजन है अब उनको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। तो क्योंकि बैंक्स जो है उनको एक डर रहता है कि अगर एनपीएस है मतलब कंपनीज पे नहीं कर पा रही है, तो इसके लिए उनको स्टेप्स लेना चाहिए कि क्या प्रॉब्लम है, कंपनीज क्यों लोन लेके पे नहीं कर पा रही है। तो कभी कभी ऐसे होता है कि बिजनेस जो है वो अब तक वायबल नहीं हुआ है,
तो उनको और इन्वेस्टमेंट की जरूरत है, तो थोड़ा और, जो वायबिलिटी गैप फंडिंग भी कहते हैं, जैसे थोड़ा और अगर पेमेंट उनको आप दे दो तो उनकी बिजनेस फंक्शन कर पाएगी और वो फिर प्रॉफिट करेंगे, तो आप बैंक्स को भी वो लोन रीपे कर पाएंगे। तो कभी कभी एनपीए इशू को रिजॉल्व करने के लिए बैंक्स को थोड़ा और लोन देना पड़ता है, कभी कभी उनको थोड़ा टाइम देना पड़ता है उनको एक्सटेंड करके। तो ये प्रोविजनिंग करनी पड़ती है उनको, प्रोविजन करने पड़ते हैं उनको, रिस्ट्रक्चरिंग करना पड़ता है, प्रोविजनिंग नहीं, रिस्ट्रक्चरिंग इज द वर्ड। तो रिस्ट्रक्चरिंग उनको करना पड़ता है। तो ये रिस्ट्रक्चरिंग बैंक्स इसके लिए जल्द से रेडी नहीं होते, क्योंकि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनके ऊपर फिर ओवरसाइट होता है, मतलब उनके ऊपर रेगुलेशन होता है, इन्वेस्टिगेशन होता है, वो जो भी स्टेप्स लेते हैं। तो ये 3 C's का डर होता है उनको, फियर ऑफ 3 C's जैसे ये कहा गया। तो ये 3 C's है, सीबीआई, सीवीसी एंड कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, जो ऑडिट करते हैं सारे एक्शंस को, और इवन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन जो करप्शन रिलेटेड एक्टिविटीज को देखती है। तो इसी की फियर की वजह से ये एनपीए रेजोल्यूशन नहीं हो पाता बैंक से। तो अब क्योंकि आरबीआई को पावर्स दिए गए और आरबीआई ने ओवरसाइट कमिटीज एस्टैब्लिश की है, तो अब बैंक्स के को ईज हो जाएगा कि वो स्टेप्स ले, क्योंकि आरबीआई भी उनको एंडोर्स कर रही है। तो वो एक बेनिफिट है। इवन आरबीआई ने जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है जॉइंट लेंडर्स फोरम में, करेक्टिव एक्शन प्लान में, इनको भी ईज किया है। तो ये जॉइंट लेंडर्स फोरम भी हमने पहले भी डिस्कस किया, हम देखेंगे फिर से। तो ये पहले तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के बारे में, 2016 का कोड है, 2015 नहीं है। तो ये कोड के अंदर, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर अगर डिफॉल्ट होता है तो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को अपॉइंट करना होता है। फिर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल को टाइम पीरियड दिया जाता है कि वो रेजोल्यूशन प्लान लाए कि कैसे ये रिजॉल्व किया जाए इंसॉल्वेंसी, और फिर वो रेजोल्यूशन प्लान अगर क्रेडिटर्स अप्रूव करते हैं तो वो प्लान को इम्प्लीमेंट किया जाता है, और नहीं अप्रूव करते हैं तो फिर वो कंपनी लिक्विडेट किया जाती है, बेच दी जाती है, और मतलब जो एनपीए उसको फाइनली रिजॉल्व किया जाता है। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के प्रोविजन सबको एप्लीकेबल है, कॉर्पोरेट एंटरप्राइजेस को भी, इंडिविजुअल्स को भी, एलएलपीज, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप्स, पार्टनरशिप फर्म, सबको। तो यहाँ पे वही ये स्टेप्स लिए जाएंगे। इवन ट्रिब्यूनल्स है, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल है फॉर कॉर्पोरेट बैंक्रप्सी, और डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल है फॉर इंडिविजुअल बैंक्रप्सी। तो ये है। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि रेजोल्यूशन जल्द करने के लिए, एनपीए स्ट्रेस एसेट्स का जल्द से जल्द रेजोल्यूशन करने के लिए एक कोड पास किया गया है बाय पार्लियामेंट। तो इसमें सबके लिए एप्लीकेबल है ये। 180 डेज का टाइम होता है कि ये रिजॉल्व किया जाए इंसॉल्वेंसी इशू, और 90 डेज का मैक्सिमम एक्सटेंशन दिया जा सकता है। तो ये फास्ट ट्रैक प्रोसेस है, इसमें स्पेसिफाइड एंटिटीज के लिए और 90 डेज अवेलेबल होता है फास्ट ट्रैक प्रोसेस में, ये किया जा सकता है। और अगर कोई इशू है, एडजुडिकेट इसके ऊपर कोई जजमेंट की जरूरत है, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी की जरूरत है, तो वो एनसीएलटी और डीआरटी है, कॉर्पोरेट्स और इंडिविजुअल फर्म्स के लिए। तो यहाँ पे केस वो फाइनली रिजॉल्व किया जाता है। फिर ये जॉइंट लेंडर्स फोरम के बारे में। तो जॉइंट लेंडर्स फोरम क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल कि अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी लोन ले रही है तो वो लोन सिर्फ एक बैंक से नहीं लेते, वो काफी सारे बैंक से लोन लेते हैं थोड़ा थोड़ा। तो ये जो है, अगर वो कंपनी के ऊपर कोई बर्डन आता है, वो रीपे नहीं कर सकती, तो सिर्फ एक बैंक के लिए दिक्कत नहीं होती, वो काफी सारे लेंडर्स है जिनके लिए दिक्कत होती है। तो इसीलिए सारे लेंडर्स एक साथ होके ही एनपीए इशू रिजॉल्व करे, इसलिए ये जॉइंट लेंडर्स फोरम इनिशिएटिव लाया गया। ये 2014 में आरबीआई ने मैंडेटरी किया कि अगर ये एनपीए इशू एक पर्टिकुलर स्टेज पे है तो ये मैंडेटरी है कि आप जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाओ। तो जॉइंट लेंडर्स फोरम में फिर कि ये रेजोल्यूशन कैसे किए जाए एनपीए का, तो उसके लिए डिसीजन लिया जाता है, रेजोल्यूशन प्लान बनाया जाता है। तो रेजोल्यूशन प्लान मेजॉरिटी अप्रूव करनी चाहिए। तो मेजॉरिटी कितनी होनी चाहिए, तो ये एक्चुअली पहले था कि 75% ऑफ क्रेडिटर्स बाय वैल्यू ऑफ लोन ये अप्रूव करे उसको, रेजोल्यूशन को, और 60% बाय नंबर ऑफ जॉइंट जो लेंडर्स है वो 60% ऑफ देम अप्रूव करे, 75% बाय वैल्यू अप्रूव करे, तो ये रेजोल्यूशन प्रोसेस इनिशिएट किया जाएगा। तो अब आरबीआई ने इसको डाइल्यूट किया है, इसको 60% बाय वैल्यू और 50% बाय नंबर भी अगर अप्रूव करेंगे, मतलब थोड़े लोग भी 70-60 नहीं, 60-50 भी अगर अप्रूव करेंगे तो भी उसको इम्प्लीमेंट करना है, ताकि एनपीए रेजोल्यूशन हो सके, रेजोल्यूशन प्रोसेस इंप्लीमेंट किया जा सके। तो ये चेंजेस मॉडिफिकेशन किया गया जॉइंट लेंडर्स फोरम के लिए भी, और जिनको ऑप्ट आउट करना है वो ग्रुप से एग्जिट भी कर सकते हैं लेंडर्स। तो ये है। तो ये एनपीए फेब 2014 में ये जॉइंट लेंडर्स फोरम कंपलसरी किया गया फॉर एसएमए 2 अकाउंट्स। तो जो स्पेशल मेंशन अकाउंट होता है कि कैसे क्लासिफाई किए जाते हैं, एनपीए इशू है तो अगर ओवर ड्यू है, प्रिंसिपल और इंटरेस्ट अमाउंट ओवर ड्यू है फॉर 61 to 90 डेज,
तो वो SMA2 स्पेशल मेंशन अकाउंट 2 कैटेगरी में वो NPA जाता है। तो इसीलिए ये वो NPA अब तक नहीं बना है, लेकिन NPA होने वाला है, तो उसको यहाँ पे इस अकाउंट में अगर वो है तो जॉइंट लेंडर्स फोरम बनाना, मैकेनिज्म यूज करना कंपलसरी है, मैंडेटरी है सिंस Feb 2014। तो ये RBI ऑर्डर है। फिर ये है रिगार्डिंग रीसेंट एक्शंस जो लिए जा रहे हैं, RBI ने स्टेप्स लिए, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी प्रोसीडिंग्स इनिशिएट किया अगेंस्ट टॉप 12 डिफॉल्टर्स, तो उसके बारे में ये दिया गया है। तो ये सम ऑफ देम जो है वो मेंशन किया गया है, जो ये डिफॉल्टर्स है। फिर अगला न्यूज आइटम है IBBI नोटिफाइज रूल्स फॉर बैंक्रप्सी प्रोब। तो ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया के बारे में है। तो ये एक्चुअली इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी है जो एस्टैब्लिश की गई है, जिसके पावर्स इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड में ही सोर्स किए गए हैं। तो ये कोड हमने अभी डिस्कस किया, 2016 का ये कोड पार्लियामेंट ने इसको पास किया है और ये ऑपरेशनल है सिंस दिसंबर 2016। तो यहाँ पे पूरी टाइमलाइन भी दी गई है। तो ये बैंक्रप्सी लॉ होना चाहिए, अनाउंस किया गया था बाय फाइनेंस मिनिस्टर इन हिज बजट स्पीच इन 2014। फिर उसके बाद ये बैंक्रप्सी लॉ रिफॉर्म्स कमेटी भी बनाई गई। तो ये फॉर्मर यूनियन लॉ सेक्रेटरी है मिस्टर विश्वनाथन, उनकी चेयरमैनशिप में बनाई गई। उन्होंने अपनी फाइनल रिपोर्ट सबमिट की, आप देख सकते हैं नवंबर 2015 में, और यहाँ पे उसके बेसिस पे ये ड्राफ्ट इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बिल बनाया गया, और ये बिल को फाइनली 2016 में पार्लियामेंट ने पास किया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 करके। जब पार्लियामेंट ने इसको पास किया 2016 में, तब से ये एनफोर्स की गई है दिसंबर से। इवन नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल और इवन एपलेट ट्रिब्यूनल, डेट रिकवरी ट्रिब्यूनल हमने अभी जो देखा वो सब, ये सब भी एस्टेब्लिश किया गया है। और इवन इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मिस्टर साहू, ये भी जो अभी हमने डिस्कस कर रहे हैं IBBI, वो भी एस्टेब्लिश किया गया इन सितंबर 2016। तो ये फिलहाल स्टेटस है। तो ये रेगुलेटर है जो है इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी, रेगुलेटर, ये फंक्शनल हुआ है और इसके अंदर उन्होंने रेगुलेशंस लाए, पब्लिक कमेंट के लिए भी ड्राफ्ट रेगुलेशंस रखे, उनको फाइनलाइज किया गया है रेगुलेशंस को। तो अभी जो न्यूज है वो बियॉन्ड दिस है। तो ये रेगुलेशंस जो है इनके IBBI के, तो उसके अंदर उन्होंने कहा है कि इन्वेस्टिगेटिंग अथॉरिटी जो है वो नोटिस देगी, अगर किसी के भी अगेंस्ट स्टेप्स लेने हैं कोई भी एंटिटी के अगेंस्ट, तो उनको एटलीस्ट 10 डेज एडवांस नोटिस दिया जाएगा। तो अब जो है वो रेगुलेशंस को उन्होंने मॉडिफाई किया। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसे फियर हो गए, अप्रीहेंशन हो गए कि अगर हमने उनको एडवांस नोटिस दिया तो अपने वो रिकॉर्ड्स सब डिस्ट्रॉय कर देंगे, सर्विस प्रोवाइडर जो है वो अगर डिस्ट्रॉय कर देंगे तो हम उनको प्रायर नोटिस नहीं देंगे। तो ये एक एक्सेप्शन भी हो सकता है। तो ये उन्होंने अभी इन्फॉर्म किया है। तो ये इसमें जो है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंदर जो सर्विस प्रोवाइडर्स है, मतलब जो इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज होती है, जो प्रोफेशनल्स इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स होते हैं, वो सारे इसके अंदर रजिस्टर किए जाते हैं, वो सारे रजिस्टर्ड होते हैं, वो भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। तो ये जो रजिस्टर्ड होते हैं यहाँ पे मेंशन किया गया है। IBBI नोटिफाइज रेगुलेशंस फॉर इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स, कॉर्पोरेट इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस, तो वो सारे रूल्स रेगुलेशंस इनके लिए बना देते हैं, सारे रजिस्टर्ड होते हैं उनके पास। तो उनको अगर एडवांस नोटिस देंगे तो उसके बाद अगर वो एंटिटी अगर वो अपने रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय करेंगे, ऐसे फियर्स होगी, तो वो इनको नोटिस भी नहीं देंगे, ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते। तो ये न्यूज है अभी। फिर अगला न्यूज आइटम है ब्रिक बाय ब्रिक अ होम ऑफ योर ओन। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन के बारे में। तो ये रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज दोनों के लिए योजना अनाउंस की गई है। तो जो अर्बन कंपोनेंट है उसके अंदर ये योजना सिर्फ इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस के लिए और लो इनकम ग्रुप्स के लिए नहीं है, पर मिडिल इनकम ग्रुप्स के लिए भी है। तो ये अनाउंस किया गया है, ये एक्चुअली पॉपुलराइज करना चाहिए वो बताया जा रहा है यहाँ पे। तो 4 कैटेगरीज है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब एनुअल इनकम उनकी अप टू 3 लाख है। फिर लो इनकम ग्रुप, मिडिल इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप 1-2 है। तो 12 लाख टू 18 लाख भी अगर आपका एनुअल इनकम है तो आप इस स्कीम के लिए एलिजिबल है। और ये स्कीम के लिए कॉर्पोरेट हाउसेस अपने एम्प्लॉइज को एनकरेज कर रही है, काफी सारी कॉर्पोरेट हाउसेस, कि वो ये स्कीम के अंदर प्रोविजंस ले, उसका फायदा ले। तो December 31, 2017 तक इस स्कीम में आप एनरोल कर सकते हैं। तो इसके अंदर इंटरेस्ट सब्सिडी दी जाती है डिपेंडिंग ऑन कैटेगरी, आप देख सकते हैं इंटरेस्ट सब्सिडी है। मैक्सिमम अमाउंट सब्सिडाइज जो किया जाएगा और 20 साल के लिए ये लोन दिया जाएगा। कारपोरेट एरिया लिमिट भी हर एक कैटेगरी के लिए है। तो ये स्कीम के बारे में है। तो ये प्रधानमंत्री आवास योजना, तो ये हाउसिंग फॉर ऑल जो टारगेट है कि हाउसिंग फॉर ऑल बाय 2022 है।
उसके बेसिस पे ये प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन और रूरल दोनों कंपोनेंट्स अनाउंस किए गए थे। तो मेन कंपोनेंट इसमें वही है, क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी स्कीम दी जाती है ये। तो ये है। फिर अगला न्यूज आइटम है, टू स्टेट्स कंप्लायंस कैन बी अ टैक्सिंग प्रॉब्लम। तो ये है FATCA के बारे में, फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट। तो ये जो एक्ट है ये यूएस लेजिस्लेचर ने पास किया है, मतलब यूएस कांग्रेस ने इसको पास किया है, और इसके बेसिस पे यूएसए ने बायलैटरल अग्रीमेंट साइन किया विथ वेरियस कंट्रीज, और इंडिया यूएसए का भी FATCA अग्रीमेंट हुआ है। तो ये फॉरेन अकाउंट टैक्स कंप्लायंस एक्ट जो है ये यूएसए का रिस्पॉन्स है, ताकि जो यूएस सिटीजन्स की अकाउंट्स है, यूएस सिटीजन अकाउंट से जो बाहर ऑफशोर अकाउंट है, मतलब यूएसए के बाहर जो उनके अकाउंट है, उनको टैक्स नेट में लाने के लिए, कि उनके ऊपर वो टैक्सेस ला सके, तो उनके बारे में जानकारी के लिए ये एक्ट पास किया गया। जैसे हम चाहते हैं कि जो स्विस बैंक अकाउंट्स है इंडियंस के, और जो बाकी जो टैक्स हेवन से जहाँ पे अकाउंट्स है, वो सारा पैसा इंडिया में वापस लाया जाए, उनको टैक्स नेट में लाया जाए बेसिकली। तो उस वैसे ही ये यूएसए के लिए भी कंसर्न है, तो वो ये स्टेप ले रहे हैं। तो FATCA जो है इसके लिए जो सिस्टम्स एंडोर्स की गई है, तो प्रोविजंस ये है कि कॉमन रिपोर्टिंग सिस्टम होता है, ऑटोमेटिक एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो ये OECD और G20 ग्रुप्स ने ये मिलके ये सिस्टम्स बनाए हैं, डेवलप किए हैं, तो वो इसके थ्रू ये फंक्शन करते हैं। मतलब कि कोई भी यूएस सिटीजन होगा जिनका इंडिया में अकाउंट होगा, बैंक अकाउंट हो या पेंशन स्कीम में अकाउंट हो या म्यूचुअल फंड्स में उनका इन्वेस्टमेंट हो, तो ये सारी डिटेल्स ये फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो इंडिया में है, उनको ये सारी यूएस सिटीजन्स के अकाउंट्स की डिटेल्स देनी होगी टू सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है पास ऑन करेगा टू इंटरनल रेवेन्यू सर्विसेज ऑफ यूएसए, IRS ऑफ यूएसए। तो वहां पे ये पूरा इंफॉर्मेशन जाएगा। तो ये यूएसए का है ये कंप्लायंस के लिए कि ये टू द कंट्री ऑल्सो, हर कंट्री जिनके साथ वो कर रहे हैं ये प्रोविजन वो कर रहा है, और इवन हर यूएस सिटीजन के लिए भी ये कंप्लायंस है कि आप अपने डिटेल्स जो सारे जो ऑफशोर अकाउंट्स हैं उनके डिटेल्स उनको देने होते हैं। तो उसमें जो कंसर्न्स आते हैं वो यहाँ पे मेंशन किए जा रहे हैं। तो जो इंडियंस भी है, जो यूएस सिटीजन बन गए या ग्रीन कार्ड होल्डर्स जो है, उनके बारे में यहाँ पे उनके कंसर्न्स जो है वो मेंशन किए गए हैं। तो ये उनके लिए जो FATCA है, रिपोर्टिंग की वजह से उनका इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस जो है वो लिमिट हो जाते हैं, वो दिया गया है। तो ये इंडिया यूएसए FATCA भी जो है वो 2015 अगस्त से एनफोर्स किया गया है। फिर लास्ट न्यूज आइटम है 3D प्रिंटेड फंक्शनल हार्ट मेड। तो ये है हार्ट, मतलब जो ह्यूमन हार्ट जैसे होता है वैसा सॉफ्ट सिलिकॉन मटेरियल यूज करके हार्ट डेवलप किया गया है, जो ह्यूमन हार्ट को रिसेंबल करता है, उसके जैसे फंक्शन कर सकता है। इसका वेट है अराउंड 390 ग्राम्स, और ये 3D प्रिंट किया गया है। तो ये जो हार्ट है इसके अंदर लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल भी है, और बीच में जो है एक सेप्टम नहीं है पर एक एडिशनल चैम्बर लाया गया है जिसको इन्फ्लेट डिफ्लेट किया जा सकता है बाय प्रेशराइज्ड एयर। तो ये 3D प्रिंटिंग है दिया गया है। तो ये 3D प्रिंटिंग कैसे होता है, आपकी जो आइडिया है, जो आपके डिजाइन है, उसको आपको CAD कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर यूज करके आपको वो 3D मॉडल डिजाइन करना होता है ऑन द सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर एक बार कंप्यूटर एडेड डिजाइन रेडी है तो वो फिर प्रिंटर सॉफ्टवेयर को फीड करना पड़ता है, तो वो स्लाइसेस बनाते हैं, लेयर्स बनाते हैं कि ऑब्जेक्ट के एक एक लेयर स्लाइसेस कैसे होंगे, और फिर वो प्रिंटर सॉफ्टवेयर यूज करके आप प्रिंटर को एक कमांड दिए जाते हैं, तो उससे ये जैसे लेजर सोर्स है और ये जो मटेरियल यूज किया जाएगा, तो उसको यूज करके लेयर्ड पार्ट्स बनाए जाते हैं, हर एक लेयर जो है उसको बनाया जाता है और सब फ्यूज करके पूरा 3D ऑब्जेक्ट रेडी किया जाता है। तो ये 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, जो इसको यूज करके काफी सारे एडवांसेस किए गए, और अभी वही रिसेंट जो हमने अभी देखा वो यही है कि हार्ट डेवलप किया गया है यूजिंग 3D प्रिंटिंग। तो यही है न्यूज आइटम्स। थैंक यू।